Okay, so Jai Hind everyone, myself Harshika Chaudhary, and today I welcome you back again on this platform of Defense Mantra. और आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स इज़ योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तो वो आपका G7 हो, G20 हो, एशियान, नाटो, UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक। हम सब डिस्कस करेंगे जितना भी इम्पोर्टेंट है, उनमें कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट चेंजेस हुए हैं, उनके कोई समिट्स हुए हैं, जनवरी 2025 से लेके अब तक जितने भी उनमें अमेंडमेंट्स हुए हैं या चेंजेस हुए हैं, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंपॉर्टेंट है फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ योर CDS, NDA एंड एफकेट एग्जामिनेशन। आप सारे पेपर स्विचेस करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपको UN रिलेटेड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अबाउट देयर मेंबर स्टेट, अबाउट देयर रिसेंट थीम्स, अबाउट देयर रिसेंट चेंजेस, ट्रीटी दे हैव साइंड और समथिंग। ठीक है, तो आज हम सब डिस्कस करेंगे जितना अभी तक परफॉर्म हो चुका है। कमिंग टू दिस टेबल ऑफ कंटेंट, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी ग्लोबल गवर्नेंस इन हेल्थ। ग्लोबल गवर्नेंस यानी कि पूरे हमारे जितना भी हमारी जियो पॉलिटिक्स है, जितनी भी हमारी सारी यूनाइटेड नेशंस हैं, उनको गवर्न करना। ठीक है, उनकी हेल्थ का केयर करना इज डन बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस इज डन बाय द नाटो। Major economic blocks is done by the G20 and BRICS. रीजनल इंटीग्रेशंस में हमारी दो चीज़ें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, डन इन द एशियान एंड द यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस इज डन बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन मॉनेटरी फंड। देन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज अबाउट कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो हम सारे के करके आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, आई गेस यूनाइटेड नेशन ऐसा टॉपिक है जो हम अपनी सोशल साइंस में क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन बना ही क्यों था, क्यों बना था? इट फॉर्म्स आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर्स परफॉर्म इन द नेशन। जब वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज देखे गए कि भाई अगर हमारी किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई कभी भी किसी पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है, उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज फेस नहीं करने पड़ेंगे अनलेस कि वो वॉर हार जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ है कि उठा के कोई भी देश किसी भी देश पर वॉर डिक्लेयर करते और उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस ना करने पड़े इन केस वो जीत जाए। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन करा था। उससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना था, उसके फेलियर के बाद हमने यूनाइटेड नेशन बनाया था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हमारा न्यूयॉर्क सिटी US में है। इसके अंदर मेंबर है 193 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होती है कि यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर यूनाइटेड नेशन किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उसे कंट्री ही कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर 193 मेंबर स्टेट है तो सारी रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं जो UN ने देखी है, जिनके अंदर UN की सारी चीज़ें स्टेब्लिश होंगी। जैसे एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं कि ये सिटीज़न इंडिया का नहीं है, ठीक है, हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि अगर कोई इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता, कोई भी स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा सकता। सेम होता है अगर हमारे यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई कंट्री उसका मेंबर नहीं है या वो UN का रिकॉग्नाइज्ड मेंबर नहीं है, तो जितने भी यूनाइटेड नेशन ये मॉनेटरी फंड चलाता है या फिर वो कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू पीस, सिक्योरिटी, मॉनेटरी, हेल्थ, वो कंट्री को वो फ़ायदे नहीं देंगी, ना वो कंट्री उनको एडमिट कर सकती है, ना उनका कोई लाभ उठा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो रीसेंट एडमिशन हुआ था वो साउथ सुडान का हुआ था 2014 में। उसके बाद कोई नई कंट्री UN ने रिकॉग्नाइज नहीं की है। इसका मोटो क्या है? इट्स अबाउट द पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लानट। हेल्दी प्लानट मतलब जो एकदम साफ सुथरा, फुल्ली इन्वायरमेंटल अर्थ वी आर टॉकिंग अबाउट। जितने भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आगे, हम उन सब में ये चीज़ कॉमन देखेंगे। इट्स अबाउट द एनवायरमेंट, इट अबाउट्स द पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। और आयरनिकली अगर मैं बात करूँ तो ना तो हमारे वर्ल्ड में अभी पीस है, ना हमारा एनवायरमेंट हेल्दी है, और ना ही कोई सस्टेनेबिलिटी है। क्यों सस्टेनेबिलिटी नहीं है? हमारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आइदर इट टर्म्स तो फॉसिल फ्यूल्स हो गए, हमारा पेट्रोलियम हो गया हमारा, या पानी हो गया,
सनलाइट हो गई, कुछ भी हो गई, हम उन्हें इतना एक्सेसिवली पॉल्यूट कर रहे हैं, इतना एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, वो आगे चल के कभी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था कि हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें उस तरीके से यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना तो स्कैरसिटी हो उस चीज़ की, ना तो कमी हो, और वो भी उनको यूज़ कर ले इन देयर नेचुरल फॉर्म। ना तो हमने पानी उस लायक छोड़ा। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इंडिया करंट सिनेरियो, जो भी इंडिया ये AQI, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, NCR वाला रीजन, इवन मुंबई, मेजरली स्टेट फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन। वो क्यों कर रही हैं? इसमें सिर्फ इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। ठीक है, तो ना तो अभी एनवायरनमेंट उतना सस्टेनेबल है हमारा जितना हम 2015 से प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमें आगे 2030 तक अचीव कर लेने चाहिए नेक्स्ट 2025 एंडिंग। तो 5 साल में आई डोंट नो व्हाट मिरेकल गोना हैपन कि हमारे इंडिया में, हमारे ग्लोबली नेशन से सारा हंगर खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, नो एवरीथिंग। तो और सेकेंडली अबाउट द पीस, पीस कैसे होती है कि एवरी फ्रेंडली कंट्रीज आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। क्या पीस एस्टेब्लिश्ड है अगर विद इन अ कोर ऑफ दी 1 ईयर हमने 3-4 वॉर्स देख ली हैं? ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला कर दी रही, लड़ाइयाँ चल रही है, रशिया यूक्रेन इतने साल से चल रहे हैं, तो व्हाट पीस वी आर टॉकिंग अबाउट? एंड रशिया बीइंग वन ऑफ द परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन इज डूइंग द पर्टिकुलर थिंग। इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन अगर ये परमानेंट मेंबर ही कर रहे हैं, तो व्हाट टॉपिक डू वी डिस्कस अबाउट द पीस? So let's talk about the aim of the United Nations is to maintain international peace, again an irony, but yeah, it is the aim, and security and develop friendly relation among the nation. इसका अगर हम की फंक्शन पढ़ें, अगेन पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कितने कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से आया है वी डू नो। और भी है ह्यूमैनिटेरियन एड डेवलपमेंट बाय द एजेंसी ऑफ यूनिसेफ एंड द WFP, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को होल्ड कौन करता है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अगर आपके किसी भी ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, वी डू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, बट किसी अगर नेशन का ह्यूमनिटेरियन राइट अगर वॉयलेट हो रहा है, तो देन वी गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो वी कैन कंसिडर अफगानिस्तान इन दैट। ठीक है, अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, वहाँ पे वुमेंस की हालत इतनी ख़राब है कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसी, अच्छा या तो फिर वुमेन को आप ह्यूमन कंसिडर मत करो, अगर आप कर रहे हो तो फिर सारे राइट्स उन्हें मेन के इक्वल दो, या तो फिर इक्वल आप दे रहे हो तो अगर वुमेन का राइट वॉल्यूशन हो रहा है तो हम उसे कंसिडर करेंगे इस कंट्री में, इस कंट्री के मेंबर के राइट्स को वॉल्यूशन हो रहे हैं, देन UN हैज़ टू पुट एन आई ऑन दैट। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशन का यही मोटो है कि वो चेक करेगा किसी कंट्री के ह्यूमंस का राइट वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो UN मस्ट फोकस अबाउट दी बांग्लादेश, मस्ट फोकस अबाउट दी अफगानिस्तान। ठीक है, या वो सारी कंट्रीज जिन पे टेररिज्म ने इतना ज़्यादा दावा कर लिया है या उन्हें बांध दिया है कि वो अपनी डे टू डे बेसिक एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रही हैं, देन यूनाइटेड नेशन मस्ट कीप अ आई ऑन दैट। अब वो कितना कर रही है कितना नहीं कर रही है ये आपको भी पता है। तो हम उसके 2025 के रीसेंट चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो इस साल 2025 का थीम प्लीज़ याद कर लेना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गए वॉर्स, नाउ लेट्स एक्ट ऑन द पीसफुल वर्ल्ड। पीस बिल्डिंग कमीशन marketing its 20th anniversary in 2025 with the focus on preventing conflict in the fragile state। ठीक है, हम प्रिवेंट करेंगे जितनी भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई चल रही है, मीटिंग्स करेंगे और हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक्ट नाउ। एक्ट नाउ वो किन्हें सिंबलाइज कर रहा है? हमें, वी द पीपल हु डू बिलोंग टू द जनरेशन Z। हमें वो मोटिवेट कर रहा है कि वी डू टेक अ एक्शन फॉर आर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पीस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो UN बात कर रहा है, इट्स अबाउट द जनरेशन Z। अभी अगर हम करेंटली देखें तो हमारे पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर। ठीक है, उनकी जनरेशन तो ख़त्म होती जा रही है, नई जनरेशन किसकी आ रही है? आपकी, हमारी। हम 25-26 साल के बच्चे हैं या 24-25, तो हमारी ही जनरेशन आगे ग्रो करेगी, तो वी आर द जनरेशन Z जो अब ओवरटेक करने वाली है हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन को। तो
जितनी भी पीस चीज़ें और थिंग रिलेटेड टू दी पीस एंड क्लाइमेटिक एक्शन हमारे हाथ में आती है। पीस हमारे हाथ में कैसे आती है? अगर हमें दिख रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिकली सही नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट रखती है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, डिक्टेटरशिप दिखा रही है, इट्स यू पीपल हु गोना टेक एक्शन। नेपाल, ठीक है, वेन नेपाल पीपल डू रिकॉग्नाइज, द जनरेशन ऑफ द नेपाल डू रिकॉग्नाइज कि उनकी जो डेमोक्रेसी है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एक लंबे टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ जॉब्स नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, दे रेबल। और रेबल करने से क्या हुआ? डेमोक्रेसी गिर गई, ठीक है, सरकार गिर गई वहाँ की। तो हु वॉन? द जनरेशन वॉन, ठीक है। तो अगर जनरेशन इसको आइडेंटिफाई कर रही है कि पर्टिकुलर डेमोक्रेसी हमारे लिए सही नहीं है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं है, तो आप ही तो वोट करते हैं ना, गवर्नमेंट को आप ही वोट करते हैं। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, इट्स योर इंटेलेक्चुअल डिसीजंस। द सेकेंड इज द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अगर हम अभी रिसेंटली देखें, सोशल मीडियाज़ पे देखें, तो बहुत सारी हमारी जो यंगर जनरेशन है वो बात करती है अबाउट द इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स। जैसे वो लोग कहते हैं प्लास्टिक का यूज़ मत करिए। बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप कर रही है जो आपकी प्लास्टिक्स के बैग्स को लेके उन्हें रिसाइकल करके बहुत अच्छे अच्छे या तो बैग्स बना दे रही है, दोबारा रिसाइकल करके बैग्स बना दे रही है, कपड़े बना दे रही है, ठीक है। तो चीज़ें रिसाइकल होने की कगार पे है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने पर्टिकुलरली फील करी अबाउट दी फायर क्रैकर्स, ठीक है, पटाखों के बारे में अगर हम बात करें तो जो करंट जनरेशन कमिंग आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ लिख कर समझ रहे हैं कि पटाखे फोड़ने से या कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो जा रही हैं, दे पीपल आर इंटरेस्टेड इन द कार पूलिंग्स, ठीक है। वो चीज़, हाँ, जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, ये वाली जनरेशन ज़्यादा अवेयर है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया या बिकॉज ऑफ द हेल्थ हैज़ार्ड्स दे आर फेसिंग। अभी करंटली जो दिल्ली एनसीआर में, पूरे एनसीआर में सिनेरियो चल रहा है, लोगों को समझ तो आ रहा है किसकी वजह से हो रहा था, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से ही तो हमारा जो स्मोक है, मतलब जो हमारा फॉग है और स्मोक है मिलके स्मोक बन गया है। इतना ब्लॉकेज किया हुआ है यहाँ पर कि सनलाइट नहीं अंदर आ पा रही है। सूरज आपको ऐसे चमक रहा है कि आप दोपहर के 2 बजे 12 बजे आंख डाल के सूरज को देख सकते हैं, आपकी आंखों पे भी कोई असर नहीं होगा। इस तरीके की धुंध मची हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें कौन इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं? वी जनरेशन, वी आर फेसिंग दिस इश्यूज ना। तो इस पे एक्शन लेने का काम किसका है? हमारा है, ऑफ कोर्स। तो दे आर टारगेटिंग द जनरेशन जेड फॉर द क्लाइमेटिक एक्शन इन द वर्ल्ड पीस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ योर यूनाइटेड नेशन। इसके बारे में अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। गेनेवा, आई गेस गेनेवा इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर जो मेंबर हैं, दे आर द 194 रिकॉग्नाइज्ड मेंबर। द मोटो इज फॉर द हेल्थ फॉर ऑल। जितने भी हमारे ग्लोबल पेंडेमिक्स होते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, चाहे हमारी पोलियो होती है, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके की डिसीज़ जो एक कंट्री में प्रोमिनेंटली फैलते जा रही है, चाहे वो पानी की वजह से, हवा की वजह से, खाने की वजह से। एक और हमारी बेसिकली डिसीज़ है जिसको एज अ पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था, इट वॉज अबाउट दी ओबेसिटी, ठीक है। हमारे जितने भी यूएस वाला एरिया है उसके अंदर जो नई जनरेशन है वे दे आर मोर ओबेस, ठीक है। तो इसको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉनिटर किया था और इसको भी ग्लोबल पेंडेमिक, आने वाली ग्लोबल पेंडेमिक, इसको भी लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे करके जितनी भी डिसीजेस वाली चीज़ें होती हैं जो फैलती जा रही हैं इन द पर्टिकुलर आइदर कंट्री और ग्लोबली, उसको रिकॉग्नाइज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए सारे रिफॉर्म्स बनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने वॉलंटियर्स स्प्रेड करता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारी स्टेट्स काम, बहुत सारी कंट्रीज काम करती है, उनके बहुत सारे मेंबर्स काम करते हैं जो वॉलंटरी यूएन को ज्वाइन करते हैं एंड दे गो स्प्रेड इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। सारी कंट्रीज में जाके वो फैल जाते हैं और वो पीस कीपिंग का या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम चीज़ें करते हैं। तो इसका एम क्या है? टू इंश्योर द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ टू द पीपल। जितना यूएन, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को दे सकता है उतना वो दे, ताकि हमारे इन ग्लोबली जो हमारी सस्टेनेबल हेल्थ है वो सारे लोगों को मिल पाए। इसका की फंक्शन क्या है? सेटिंग ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ठीक है, जिससे कि
एक खाने की चीज़ में, ठीक है, एक पैकेट ऑफ कुरकुरे में कितने कितने इंग्रेडिएंट होंगे, उनको डिसाइड करती है हमारी फसाई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जितने भी ये हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, या फिर जैसे हमारा मान के चलो आपके पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल है, पाम ऑयल इज़ हार्मफुल फॉर दी हेल्थ, बट जितनी भी हम चीज़ें खा रहे हैं, द पैकेज फूड वी आर ईटिंग, डू कंसिडर दी पाम ऑयल, या हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, एवरेज होटल्स में सब में पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तो पाम ऑयल इज़ हेल्थ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ये हमारा सिगरेट हो गई, हमारी दारू हो गई, सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों पे गाइडलाइन सेट करना, ठीक है, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट करना कि किस में कितने इंग्रेडिएंट्स डाले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम, इससे नीचे जा रहे हैं तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें तय करता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ इन पेंडेमिक्स के बारे में बात करें, द कोविड-19 एंड द मंकी पॉक्स सेम ईयर में 2020 से 2023, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम इन द डेवलपिंग नेशन। अभी इसमें कुछ रीसेंट चेंजेस अगर हुए हैं या डेवलपमेंट हुए हैं, दैट्स अबाउट द पेंडेमिक एग्रीमेंट, ठीक है। Pandemic agreement, a major focus on the 78th World Health Assembly was finalizing the pandemic accord. इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रीटी, जिस ट्रीटी का मतलब था कि जिस तरीके से हमने ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 को हैंडल किया था, आगे चल के अगर हमें ऐसी कोई भी पैंडमिक फेस करनी पड़ी तो हम उसे कितने सलीके से, कितने और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, उस तरीके का डिस्कशन और ट्रीटी हमने साइन की है इन दी 78th Assembly of the World Health Organization happened in the May 2025. The investment round, the World Health faced a funding cliff in the 2025 and the launch major investment round to secure the sustainable financing from its member state. अच्छा, एक और चीज़, यूनाइटेड नेशन को जो सबसे ज़्यादा कंट्री फंड करती है दैट इज़ यूएस। अगेन इफ़ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग तो 21 से 22% तो उसका फंड करता है वो यूएस से ही करता है, यूएसए इज़ वन ऑफ इट्स परमानेंट मेंबर, ठीक है। Moving on to the third organization is the North Atlantic Treaty Organization NATO, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं, दे विल गिव यू द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उन्होंने दे दिया G20, नाटो, एशियान, क्या इंडिया इसका मेंबर है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें इंडिया आपको हर बार मिलेगा, तो प्लीज़ जाके इंडिया टिक मत कर देना। इंडिया किन किन का मेंबर है हम नीचे डिस्कस करेंगे, मैंने एक टेबल बनाएंगे उसमें लिखा है कि इंडिया किन का मेंबर है, किन का नहीं, या किन का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, मेंबर कंट्री है 32, इंडिया नहीं है इसके मेंबर, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा रीसेंट एडिशन किसका हुआ है, स्वीडन का, और यूएन में किसका हुआ था, साउथ सूडान का, ये स्वीडन है। मोटो क्या है, एनिमस इन द कंसोलिडो ए लिबरल, इसका मतलब क्या है, बेसिकली कीप एन ओपन माइंड व्हेन वी टॉक, जब भी हम बात करेंगे हम अपने सारे थॉट्स, सारे आइडियाज़ ओपनली प्रेजेंट करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। जिस भी कंट्री के दिमाग में जो भी प्लान्स, आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, खुले दिमाग से बात किया जाएगा, इसका मोटो है। एम टू गारंटी दी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि नाटो ने ये चीज़ डिक्लेयर करी हुई है कि इसके जो 32 मेंबर्स हैं, अगर इसके 32 मेंबर्स में से किसी एक कंट्री पे भी कोई कंट्री अटैक करती है तो नाटो कंसिडर करेगा कि उसके सारे के सारे 32 मेंबर पे अटैक किया गया है, एंड ऑफ कोर्स ऑल 32 मेंबर्स विल रिबेल एंड फाइट बैक अगेन। I mentioned it here. An attack on a NATO member will consider as an attack on all 32 member. इस लेवल की यूनिटी NATO to consider, ठीक है। तो आप एक कंट्री पे इसके हमला करो, दैट कंट्री विल कंसिडर कि सारे 32 मेंबर पे अटैक हुआ है। कलेक्टिव डिफेंस, Article 5 states an attack on one of its states, an attack on all. Crisis management and peacekeeping, ठीक है। अगेन ये तो सबका ही है, peacekeeping तो सबका मोटो और की फंक्शन है। इसकी 2025 में एक समिट हुई थी इन हॉग, नीदरलैंड्स। एक्सपेंशन इंटीग्रेशन, की फोकस ऑन द 2025 हैज़ बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड स्वीडेन्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज इनटू अलायंस डिफेंस प्लानिंग, क्योंकि स्वीडन इसका रिसेंट इंटीग्रेशन है तो उसकी मिलिट्री एंड डिफेंस प्लानिंग इन्होंने भी रिसेंटली प्लान की है। सिक्योरिटी फोकस इज एनहेंस्ड प्रेजेंस इन द आर्टिक
एंड बाल्टिक रीजन ड्यू टू कंटिन्यूड जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसे जैसे आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बीच में लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके की टेंशंस को कैप्चर करते हुए इन्होंने अपनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस को चलते हुए अपनी प्रेजेंस कहाँ बनाई है, आर्टिक और बाल्टिक रीजन में, ठीक है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज दी G20, जिसका इंडिया मेंबर है, जिसकी इंडिया ने प्रेसिडेंसी भी हासिल की थी इन द 2023। हेडक्वार्टर्स इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, इसकी प्रेसिडेंसी रोटेटेबल है, ठीक है, रोटेट होती रहती है विद इन दी मेंबर्स। इसके 19 मेंबर्स हैं, ठीक है। करंट प्रेसिडेंसी इसकी 2025 में साउथ अफ्रीका के पास है, उससे पहले ब्राज़ील के पास थी, उससे पहले हमारी इंडिया के पास थी। इसके मेंबर्स हैं 19 कंट्री प्लस एंटायर यूरोपियन यूनियन प्लस एंटायर अफ्रीकन यूनियन। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। इसका मोटो क्या है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगेन इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि सारे नेशन हमारे जितने भी हैं, चाहे वो कितना बैकवर्ड है ग्लोबली, इकोनॉमिकली कितना बैकवर्ड है, वो सब बराबर हैं, उनको हम सब बराबर ही ट्रीट करेंगे। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पे या फिर रशिया पे, वो इक्वली फोकस करेगा ऑन द वल्नरेबल कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका की भी कंट्रीज़ पे उतना ही फोकस किया जाएगा, उन पे भी उतनी ही स्कीम्स लागू किए जाएंगे जितने आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ पे कर रहे हैं। टू एम क्या है, टू एड्रेस मेजर इशूज रिलेटेड टू दी ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में जितने भी इशूज आ रहे हैं, किसी कंट्री, कोई कंट्री नहीं डेवलप कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, क्या क्या उसमें क्राइसिस चल रहे हैं, तो सब में मॉनिटर करेंगे। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दी G20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हमारा स्लाइड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लेना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंसी दे आर टॉकिंग अबाउट द समिट 2025 इन जोहान्सबर्ग, नवंबर 2025 अभी रिसेंटली हुआ, इज द हिस्टोरिकल एज द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड इन ऑन द अफ्रीकन सॉइल। अफ्रीकन सॉइल पे ये पहली कोई समिट, पहली बार G20 की हुई है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका की एजेंडा क्या था, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हमारी चल रही हैं आइदर बिटवीन द नेशन और विद इन द नेशन, उनको हम एड्रेस करेंगे। डेप्थ दी रिलीफ फॉर द ग्लोबल साउथ नेशन, जितने भी हमारे साउथ नेशन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, वी विल नो, ये साउथ एशिया ऑल्सो, इन सब के हम रिफॉर्म्स लाएंगे, इनमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यानी कि IMF और जितनी भी वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारी जितनी भी ग्लोबल फाइनेंशियल इशूज़ हैं, इनको रिफॉर्म करेंगे, उनमें चेंजेस लाएंगे, ठीक है। अब चेंजेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वर्ल्ड हेल्थ या आपका वर्ल्ड बैंक है, कोई फंडिंग कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को उसने इतना फंड कर दिया जो उसके लिए इनफ है। अब उसे दिख रहा है कि सेकंड जो कंट्री है उसको फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम थोड़े फंडिंग के शेयर्स उधर से लाके उधर शिफ्ट कर देना, उनमें रिफॉर्म लाना, उनमें चेंजेस लाना, ताकि सारी कंट्रीज़ बराबर ट्रीट हो पाएँ अच्छे से, ठीक है, कहीं भी इनइक्वालिटी ना रह जाए। तो वो हमारा बेसिक एजेंडा होता है व्हेन वी डू डिस्कस अबाउट द समिट्स ऑफ द G20। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट अबाउट द ब्रिक्स। तो इसका हमारा इंडिया मेंबर है ब्रिक्स का, ठीक है। हेडक्वार्टर्स, अगेन इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। प्रेसिडेंसी, करंटली प्रेसिडेंसी किसके पास है, इसके पास ब्राज़ील के पास है। मेंबर्स कौन है, 10+ मेंबर है इसके अंदर। द कोर मेंबर, ठीक है, जो स्टार्टिंग में एकदम कोर मेंबर थे, B स्टैंड फॉर द ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर द रशिया, I स्टैंड फॉर द इंडिया, C स्टैंड फॉर द चाइना एंड S स्टैंड फॉर द साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमने इसे एक्सपेंड किया है बाय इंटीग्रेशन ऑफ द इजिप्ट, इथियोपिया, Iran and UAE, where the status of the Saudi Arabia and Indonesia are often discussed in the 2025 के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्या इनका स्टेटस है, कैसे इन्हें रखना है, कैसे नहीं रखना है, वी ऑल डिस्कस टू द थिंग्स। एम क्या है इसका, टू प्रमोट द कॉर्पोरेशन अमंग द लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। देखो हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं, इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ब्राज़ील है,
इंडिया है, जापान है, इस ब्रिक्स, जापान इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द जापान एंड द जर्मनी। दीज आर दी G4 पीपल इन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर हमारे 5 मेंबर हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। नो मैटर दे आर द वर्ल्ड टॉपेस्ट global economy, but we do talk about the India stands at the third position in the global economy। हमारे पास population बहुत ज़्यादा है, वी डू हैव द वर्ल्ड टॉपेस्ट पॉपुलेशन ओवरकमिंग चाइना। हमारे पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, जापान के पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, जर्मनी के पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, ब्राज़ील के पास इतनी स्ट्रांग है, फिर भी वी आर नॉट क्वालिफाइंग बीइंग द परमानेंट मेंबर देयर। तो ये बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। तो ये जो हमारा G4 है, मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द ग्रुप ऑफ द G4, जिसके अंदर हमारा आता है इंडिया, इसके अंदर आता है हमारा ब्राज़ील, वी हैव जापान एंड वी हैव जर्मनी। इनको पहले इंटीग्रेट नहीं किया गया था इन द परमानेंट 5 मेंबर। वी डू हैव परमानेंट 5, इनको भी लिखते हैं, ठीक है। P5 वी हैव P5, दैट इज यूके, यूएस, फ्रांस, we do have Russia and we do have China। तो हमारा इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। इनको पहले हमने जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था, इनको परमानेंट मेंबर बनाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ये कॉलोनी थी, ठीक है। हमें क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा किया हुआ था, वी वर द कॉलोनी टू द ब्रिटिश किंगडम, ब्रिटिश एम्पायर। तो बोल दिया था अ कंट्री विच इज़ ए कॉलोनी ऑफ अ फॉलोइंग कंट्री, उसे हम परमानेंट मेंबर कैसे बना सकते हैं? यूके ऑलरेडी है तो परमानेंट मेंबर, लेकिन अब तो वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो अब वाई वी आर नॉट गेटिंग इन टू द मेंबर permanent membership of the United Nations Security Council is still a debatable topic। कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बाद जितने भी आपके क्राइटेरिया हम उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, फुलफिल करने के बाद भी हम परमानेंट मेंबर के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है? दिस इज द मोस्ट डिस्कस टॉपिक इन द एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये जो हमारा G4 है ना, इसकी जो कहते हैं ना दोस्त दोस्त भाई भाई वाला जो इनका G4 का सिस्टम चलता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली द रिलेशन बिटवीन द जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया एंड जापान आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वी आर द मेंबर्स हु कॉन्स्टेंटली पोकिंग यूनाइटेड नेशन दैट वी आर एलिजिबल, हम लोग एलिजिबल हैं टू गेट इन टू द यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबरशिप। तो इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर भी अगर हम बात करें, वी डू हैव ब्राज़ील, वी डू हैव इंडिया, और इसका एम ही यही है कि प्रमोट कॉर्पोरेशन अमंग द लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने कंसिडर किया है साउथ अफ्रीका को भी लीडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडिंग, एंड द UAE। अगर हम इसके की फंक्शन के बारे में बात करें, इनहेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड इन द लोकल करेंसी। जितना भी हमारा ट्रेड है, अगर देखो किसी कंट्री की इकोनॉमी की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, कि जितना भी ट्रेड होता है, लेन देन जो होता है, अगर हम उसी कंट्री की करेंसी के साथ करते हैं तो वो कंट्री स्ट्रॉन्ग होती, वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम डॉलर्स के बारे में बात करें तो हमारा जितना भी ट्रेड होता है वी डू इन द डॉलर्स, तो डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग। इंडिया में भी अभी रिसेंटली बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए थे कि अब जो हम ट्रेड करेंगे, जैसे रशिया के साथ भी हम ट्रेड करते हैं, तो हम रुपी में भी ट्रेड करेंगे, हम अपनी करेंसी में भी ट्रेड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी पर्टिकुलर जो करेंसी होगी वो स्ट्रांग होगी। चाइना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस एम्फसाइज करता है कि जितने भी ट्रेड हो उसकी ही करेंसी में हो। जो चाइना अपने आप में इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन है कि वो इंग्लिश को भी प्रमोट नहीं करते। जैसे इंडिया में ये चीज़ है, वी डू प्रमोट इंग्लिश, ठीक है। हम कहीं भी जा रहे हैं, SSB में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें ये बोला जाता है कि नो पीपल, द ऑफिसर और द कैडेट डू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करिए। इंग्लिश हमारे अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बच्चा जो एकदम उसे नॉलेज है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है, ही इज़ सो परफेक्ट, बट अगर उसकी वोकेबलरी वीक है, उसकी इंग्लिश वीक है, वो स्टैंड आउट ही नहीं कर पाता, उससे एक फोमो क्रिएट हो जाता है, एक फियर क्रिएट हो जाता है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है। बट चाइना में ऐसा नहीं है, ठीक है। चाइना एक अपने आप में इतनी सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, ना तो वो किसी ज़्यादा ट्रेड पे डिपेंडेंट है, ना वो किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, वो ना किसी ज़्यादा करेंसी में डिपेंडेंट है, कि ठीक है, वो दैट चाइना इज़ डिपेंडेंट ऑन द US डॉलर्स करेंसी और नथिंग एल्स,
ठीक है, तो हमारा जो ब्रिक्स का एम है वो भी यही है कि हम की फंक्शन है इनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड इन दी लोकल करेंसी, जितना से ज़्यादा ट्रेड होम से हो पाए वो हम हमारी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करें। देन द रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जितने भी हमारे गवर्नेंस ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कुछ भी है तो उसको थोड़ा सा हमारा गवर्न करना, उस पर रिफॉर्म्स लाने इज दी की फंक्शन ऑफ दी ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में अगर कोई रिसेंट चेंजेस या कुछ भी हुआ है, इट्स अबाउट, इसका भी 2025 में समिट हुआ था इन दी रियो डी जेनेरियो इन द ब्राज़ील। थीम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट करेंगे बिना किसी कास्ट को ध्यान रखते हुए, बिना किसी कल्चर को ध्यान रखते हुए, बिना किसी क्रीड, जेंडर, ठीक है, जितनी भी ऐसे इनइक्वालिटी वाली चीज़ें हम देखते हैं उन सबको इग्नोर करके हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन क्या है, इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइंड एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। मस्ट कमिंग क्वेश्चन आइदर इन योर एफकेट आइदर इन योर सीरियस एनडीए, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है कि जो हमारा ब्रिक्स के अंदर रिसेंट एडमिशन हुआ है वो किसका हुआ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी रिसेंटली हमने एडमिट की है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रिक्स। कब की है, जनवरी 2025 में। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द ब्लॉक एशियन रिप्रेजेंटेशन। कमिंग बैक टू द एशियान, इसका हेड क्वार्टर्स है, एक जस्ट सेकेंड, yeah, we do have the headquarters in the Jakarta, Indonesia. The chairmanship do have by the Malaysia. ठीक है, इसके अंदर 10 मेंबर्स कंट्री है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आई मेंशन हियर इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। ये एशियान से प्लीज़ एशिया मत कंसिडर कर लेना, और एशिया कंसिडर किया तो ये मत सोच लेना एशिया में इंडिया है तो इंडिया तो इसका मेंबर होगा ही होगा। एशिया एशियान का मेंबर नहीं है। इसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज हैं और टिमोर लेस्टे इज इन द ऑब्जर्विंग मेंबर और मेंबर इन द वेटिंग, यानी कि उसने मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर ली है बट अभी उसे परमानेंट मेंबर इसे घोषित नहीं कर दिया गया है। ठीक है, इसका मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, मोटो इज इम्पॉर्टेंट। एम क्या है, टू एसिलरेट मतलब तेजी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, हम अपनी यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री हु डू कवर बाय द एशियान, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ को हम थोड़ा और एसिलरेट करेंगे। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द रीजन। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एशियान रीजन के अंदर हम अपना कल्चर डेवलपमेंट करेंगे और सोशल प्रोग्रेस करेंगे। रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन, एशियान इसके फंक्शन है रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन एंड मेंटेन द रीजनल पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारे एशियान कंट्री की रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं हम इंश्योर करेंगे एटलीस्ट उनके अंदर तो ग्लोबल पीस हो, उसकी पर्टिकुलर कंट्री आपस में लड़ाई ना कर रही हो, हमारे ट्रेड अच्छे हो, हमारे सोशल रिलेशनशिप अच्छे हो। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो वी डू हैव द समिट हेल्ड इन दी कुआला लंपुर इन द अक्टूबर 2025। द थीम वॉज इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने वही बताया इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, ऑल टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इररिस्पेक्टिव टू देयर कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर और जेंडर। ठीक है, फॉर्मल स्टेप्स वर टेकन इन 2025 टू फाइनलाइज दी टाइम। हाँ, जो हमारी जो अभी अपकमिंग कंट्री है टाइम और लिस्ट, इसकी फुल मेंबरशिप के बारे में हमने डिस्कशन करे हैं और इसका एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड बाय दी 2026 में हम डिसीजन दे देंगे कि हम इस कंट्री को इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो 2026 में पता चल जाएगा कि इसका मेंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। नाउ कमिंग टू द यूरोपियन यूनियन, यानी कि हमारे यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनका यूनियन इज योर यूरोपियन यूनियन। तो ऑफकोर्स इसके अंदर इंडिया क्या कर रहा होगा, इसका हेडक्वार्टर्स हमारा अगेन ब्रसेल्स बेल्जियम में। इसके अंदर 27 मेंबर कंट्रीज हैं जिसका मोटो है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी जो यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं वो डाइवर्सिकली चाहे कितनी भी अलग अलग हों बट वी आर यूनाइटेड। जैसे इंडिया का है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसके अंदर है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। एम क्या है, टू प्रमोट पीस,
एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज एंड वेलबींग ऑफ इट्स, यहाँ पे ऑफ इट्स पीपल हो रहा है, हम ग्लोबल बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनका मोटो है इट्स के वेलबींग ऑफ इट्स पीपल, जो इसकी कंट्री के अंदर लोग हैं, ठीक है, उनका वेलबींग, उनकी वैल्यूज, उनकी पीस प्रमोट करेंगे। इसका जो की फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम की फंक्शन के बारे में बात करें तो सिंगल मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसका मतलब समझो फ्री मूवमेंट, जैसे मान लो ये यूरोप की कंट्री है ए, ठीक है, ये यूरोप की कंट्री है बी। अब हमें ए कंट्री से बी कंट्री में मान लो एक्स सामान को ट्रेड किया है, ठीक है, ये हमारे एक्स गुड है, मान लो ये कॉफ़ी है, ठीक है, ए कंट्री बढ़िया कॉफ़ी उगाती है, उसने बी कंट्री में भेज दी है। अब जो हमारा ये है ना फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसके अंदर ये है कि ये बी कंट्री इस ए कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगाएगी, जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं इस पे कभी भी वो टैरिफ इम्पोज नहीं करेगी। जैसे यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब हमारा जो सामान है, जो हमारा मान लो व्हेन आई स्टडीड अबाउट कि 50% टैरिफ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरा एक पेन है जो मैंने यूएस में इंपोर्ट किया है, नहीं सॉरी एक्सपोर्ट किया है, मैंने यूएस में एक्सपोर्ट किया है, वो पेन की जो एमआरपी वहाँ पर 10 रुपये थी, ठीक है, या मान लो 100 रुपये थी, अब वो हो जाएगी 150 रुपये की। तो मान लो जो पेन पहले 100 रुपये में बिक रहा था, अब उसे 150 में कोई क्यों खरीदेगा? तो टैरिफ के ये इफेक्ट होते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड है वो इफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो मान लो अब जो सामान यहाँ पर लोकेट है, जो सामान यहाँ पर मान लो यूएसए का 100 रुपये में बिक रहा था, मान लो इंडिया ने 80% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, तो वो 180 का बिकेगा। महंगाई तो अपनी कंट्री में बढ़ी है ना, महंगाई तो यहीं पे बढ़ी है। तो ये लोग टैरिफ आपस में खेल रहे हैं। अमेरिका के लोग इतना ज़्यादा टैरिफ से इफेक्ट हो गए थे कि अमेरिका को फूड प्रोडक्ट्स पे, कॉफ़ी पे, फूड प्रोडक्ट्स से टैरिफ हटाना पड़ गया। वहाँ पे इस तरीके से एक भुखमरी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन खाने की चीज़ों इतनी महंगी हो गई थी वहाँ पे कि नाउ द प्रेसिडेंट इज प्रेशराइज टू रिमूव द टैरिफ फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, ईडेबल प्रोडक्ट्स इन द यूएस, ठीक है। बट यूरोपियन यूनियन में सेम चीज़ है कि इसके अंदर क्या है कि कोई, मैंने जैसे आपको बताया, ए कंट्री जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है वो बी कंट्री में कुछ भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए तो उस पर वो लोग कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाते। ऑफ कोर्स द टैक्स लाइक वैट वगैरह वो सब तो लगता है, लेकिन कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, इनकी जो पॉलिसीज़ बनती है वो कॉमन बनती है ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़, ठीक है। जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर, फिशरीज़ हो गया या फिर ट्रेड हो गया, इस पर जो पॉलिसीज़ बनती है वो इनकी कॉमन बनती है। Talking about the recent changes or the development in the European Union is about the presidencies. Poland held the presidency in the June 2025 और मोटो क्या था? सिक्योरिटी यूरोप, ठीक है, सिक्योरिटी इन यूरोप, फॉलोड बाय द डेनमार्क। तो अभी करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है? डेनमार्क के पास है, ठीक है। कब से कब तक है? जुलाई से दिसंबर में है, और ये जनवरी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब चेंज होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फोकस क्या है? मेजर शिफ्ट्स टुवर्ड्स द वॉर इकोनॉमी, प्रिपेयर्डनेस, इन्वेस्टिंग इन द डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड सिक्योर सप्लाई चेंज इन द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। अगर हमारी जितनी भी डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं वो इन्हें इन्हेंस करना, अपनी मिलिट्री को इन्हेंस करना, कोई भी वॉर आ जाए उसकी इकोनॉमी, अगर कोई भी वॉर होती है उससे इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, उसको कैसे मेंटेन करना, बैलेंस करना, तो ये सब इस पे फोकस हुआ था जो भी इसकी रिसेंट समिट हुई थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 166 मेंबर स्टेट है इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम है टू इंश्योर दैट द ट्रेड flows as smoothly, ठीक है, predictably and freely as possible, trade freely, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेन जिसका यूएसए भी मेंबर है, जिसका इंडिया भी मेंबर है, वो बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी कंट्रीज के बीच में
जिसका यूएसए भी मेंबर है, जिसका इंडिया भी मेंबर है, जिसका रशिया भी मेंबर है, जिसका चाइना भी मेंबर है, ये लोग अपनी समिट्स में बात करते हैं जो भी हमारा ट्रेड होगा, जो भी हमारे गुड्स का फ्लो होगा वो स्मूथली हो जाए, ठीक है, प्रिडिक्टेबली हो जाए और एकदम फ्रीली हो जाए, आराम से हो जाए, ठीक है। अब कितना आयरनी है इन चीज़ों में कि एक तरफ हम टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, एक तरफ ग्लोबल टेंशन इतने बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट है, कि सडन राइज इन द प्राइसेस क्यों हो रहा है, ट्रेड हमारे टैरिफ की वजह से हो रहा है। तो सेम वहीं पे हमारे हम लोग जब आपस में बैठते हैं टेबल पे तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो की फंक्शन इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग द ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, हमारी जितनी भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन्हें मॉनिटर करना, हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्री, अभी जो इंडिया और यूएस का और चाइना का भी, अब इसमें चाइना भी इंक्लूडेड है या रशिया है, तो इनके जितने भी हमारी ट्रेडिंग के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो कौन सॉल्व करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग पे और टैरिफ्स पे बहुत अब डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो इनकी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, इस चीज़ को याद रखना, आईएमएफ नहीं करता है। Coming to the recent changes, the Indian role, the WTA Director General Ngozi Okonjo-Iweala called India to lead global trade reforms during the 2025 Partnership Summit. ठीक है, please do focus in the pronunciation, I don't know about, लेकिन इसका डायरेक्टर याद कर लेना, डायरेक्टर का नाम ये है, ठीक है, ऐसे याद कर लो NOI, ठीक है, NOI याद कर लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो हैं विच नेम इज़ NOI, जहाँ पे भी आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखे टिक कर देना, ठीक है, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है अबाउट दिस। हाँ, बट अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे आपको लेक्चरेट करना पड़ गया, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ा, तो दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट, इसको याद कर लेना। तो उसने कॉल किया है इंडिया को टू लीड द ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म्स, तो जितने भी ग्लोबली ट्रेड रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको लीड करने के लिए वी कॉल्ड इंडिया इन दी 2025 पार्टनरशिप समिट। डिजिटल ट्रेड, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, digital trade major 2025 negotiation focused on the green trade rules and regulation, digital e-commerce to prevent the barriers। e-commerce मतलब ये है जैसे हमारे होते हैं ना, we do have Amazon, we do have Flipkart, ये हमारा क्या है, ये हमारी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो ये यही वेबसाइट्स चैनल्स हैं, ये यही कह रहा है कि ग्रीन ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन दी हमारे जो ये हमारी ई कॉमर्स हैं इन पे भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट दी बैरियर्स बिटवीन दी कंट्रीज, टू कंट्रीज। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका इंडिया मेंबर। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, इंडिया उन्हीं का मेंबर है जिनमें कंट्रीज 100+ हैं, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ भी कंट्रीज 100+ आ रही है उसमें इंडिया मेंबर है। हेडक्वार्टर इज द वॉशिंगटन DC इन द USA। मेंबर 191 कंट्रीज, इसका एम है टू फॉस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इट डू डील विद द मनी वाला स्टफ, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका एम है। की फंक्शन सर्वेलेंस, नज़र रखना ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिकल ट्रेंड्स, ठीक है, इकोनॉमीज में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, कौन सी चीज़ इकोनॉमी को बूस्ट करे, जैसे एग्रीकल्चर इज इकोनॉमिकल बूस्ट, इंडस्ट्रीज स्टार्टअप्स आर द इकोनॉमिकल बूस्ट, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करती है, उन चीज़ों पे सर्वेलेंस करना। लेंडिंग टू द कंट्रीज विद द बैलेंस ऑफ द पेमेंट डिफ़िकल्टीज़, जैसे पेमेंट डिफ़िकल्टीज़, आप एक चीज़, जैसे किसी कंट्रीज़ के पास पैसे की करेंसी की कमी है, ठीक है, वो ट्रेड करने में से कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वी डू डील इट विद द मॉनेटरी फंड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, मैंने एक चीज़ शायद पहले नहीं बताई है, बट देखो इस चीज़ को समझना कि मनी जो होता है और करेंसी जो होता है दोनों में फ़र्क होता है। मनी बहुत अलग चीज़ है, करेंसी बहुत अलग चीज़ है। इफ़ आई डू टॉक अबाउट दी मनी, तो करेंसी उसका एक सबसेट है। मनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे गोल्ड, गोल्ड एक मनी है। जैसे अगर मान लो मैं आपको 1 kg गोल्ड दूँ और आपसे मैं बोलूँ कि भाई आप मुझे 2 आइसक्रीम दे दो, ठीक है, बहुत गंदा कंपैरिजन है, बट फिर भी मैं आपको गोल्ड देती हूँ और बदले में मैं आपसे कोई चीज़ लेती हूँ। मान लो मुझे
आइसक्रीम भी नहीं, मैं आपसे मान लो गोल्ड देने के बाद मैं आपसे बोल रही हूँ मुझे 2 kg या 4 kg चांदी दे दो, तो कन्वर्जन हुआ ना, गुड्स का कन्वर्जन हुआ आपस में, एक गुड लेके मैं दूसरा गुड दे रही हूँ, तो गोल्ड आपका एक करेंसी हुआ, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप दे के वापस चीज़ें ले सको, वो मनी के अंदर आता है, ठीक है। एक तरीके से पढ़ते हैं ना बार्टर सिस्टम, यानी कि ए चीज़ बी चीज़ आपस में कन्वर्जन हो जाए, कि मान लो मैंने आपको एक चीज़ दी, बदले में आपसे एक चीज़ ले ली, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, दिस इज़ मनी। तो मनी इज़ दैट कंपोनेंट जिससे आप चीज़ें ले दे सको। बट करेंसी क्या होती है? नोट, ठीक है, कॉइन्स। इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मनी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स है कि 10 रुपए की चीज़ 10 ही रुपए में मिलेगी। लेकिन मनी की वैल्यू फ्लक्चुएट करते हुए, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं गोल्ड देके आइसक्रीम ले लूँ, आपस में कोई कंपैरिजन है नहीं है। लेकिन अगर इंटर कन्वर्जेबल है तो वो चीज़ें हमारी मनी होती हैं, एंड द सेकेंड इज द करेंसी, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बस मैंने आपको ऐसे बताया, अगर आपसे कोई पूछे कि मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या है, तो समझना करेंसी जो है वो मनी का एक सबसेट है। मनी मतलब करेंसी नहीं होता है, मनी मतलब 500 रुपये नहीं होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी इसका रिसेंट अपडेट, डेप्थ क्राइसिस मैनेजमेंट इन 2025 द IMF फोकस्ड हेविली ऑन द डेप्थ ट्रीटमेंट फ्रेमवर्क्स, लो इनकम कंट्रीज फेसिंग डिफॉल्ट्स, ठीक है। कोटा रिव्यू, कंटिन्यू डिस्कशन ऑन द गिविंग मोर वोटिंग पावर टू द एमर्ज। देखो इसमें बात हुई है इस चीज़ की, इस समिट में बात हुई है इस चीज़ की, जो हमारी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जिनके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, लाइक इंडिया एंड ब्राज़ील, इन पे कंटिन्यू डिस्कशन हुआ है कि इनकी हम वोटिंग पावर को बढ़ा दें। जैसे मान लो हमारी, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी P5 थी, ठीक है, P5 कंट्रीज के पास एक बहुत तगड़ी पावर होती है वीटो की, ठीक है। मान लो गिव मी अ सेकेंड, हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ये हमारा डिस्प्यूट है जिसे हमने लाके रख दिया है। अब ये डिस्प्यूट पे हमारी वोटिंग होनी है कि इसका जो सॉल्यूशन हमने ढूंढा है वो सॉल्यूशन ए है। तो अब हमारे पास 5 कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं जो इस सॉल्यूशन ए को मानती हैं? मान लो US, UK, चाइना और फ्रांस मान गए, ठीक है। अब जो हमारा कंट्री है रशिया, उसको ये सॉल्यूशन बढ़िया नहीं लगा, ठीक है, उसे नहीं मज़ा आया। या मान लो चाइना को मज़ा नहीं आया, फ्रांस को मज़ा नहीं आया। अब ये 4 कंट्री एक साइड है, रशिया एक साइड है। अगर रशिया ने वीटो पावर का यूज़ किया अपनी, और इसको बोल दिया कि मेरे को ये डिसीजन पसंद नहीं है, तो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इसको कहते हैं वीटो पावर। एक कंट्री के पास इतनी पावर होना कि अगर वो मना कर दे ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा, चाहे 4v1 हो जाए, चाहे 3v2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम नहीं होगा। दिस इज द वीटो पावर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जो वोटिंग पावर है, ठीक है, वो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया और ब्राज़ील की बढ़ा दी जाए। कंटिन्यू डिस्कशन ऑन द गिविंग मोर वोटिंग पावर टू द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया और ब्राज़ील। आई डोंट नो भाई कि इंडिया को टॉपेस्ट इकोनॉमी तभी कंसिडर करेंगे जब इंडिया विल ओवरटेक द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इंडिया का नंबर 1 इकोनॉमी भी दुनिया की हो जाए, तब भी इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, अगेन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे को पहले बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कॉमनवेल्थ गेम्स और वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस कॉमनवेल्थ इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर्स है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी मेंबर्स हैं 56 कंट्रीज़ हैं, और इसका इंडिया मेंबर है। ये 100+ नहीं है, बट इंडिया इसका मेंबर है। द 2025 की इसकी थीम है टुगेदर वी थ्राइव। एम क्या है? टू सपोर्ट मेंबर गवर्नमेंट्स एंड पार्टनर्स विद द broader Commonwealth family to improve the well-being of its citizen। ठीक है, इसका जो आई गेस मोटो है वो इसमें गिवन है नहीं है, बट इसका है कॉमनवेल्थ का कनेक्टेड बाय अ कॉमन लाइट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वी आर कनेक्टेड बाय द कॉमन लाइट। मैंने पिक्चर भी ऐसी ढूंढी है थोड़ी, दिस इज़ द कॉमन लाइट, और जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो इस लाइट से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड बाय द कॉमन लाइट इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन।
तो इसकी की फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, एडवोकेटिंग फॉर स्मॉल स्टेट्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, जितनी भी हमारी छोटी स्टेट है, अगर उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, उनके पास हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, अच्छा पानी नहीं है पीने के लिए, अच्छा खाना नहीं है खाने के लिए, या कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उन्हें उनके वेलबींग के बारे में सोचना और हाथ पकड़कर उनका साथ देना इज़ द मेजर थीम ऑफ द कॉमनवेल्थ वी डू डिस्कस अबाउट। इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे रिसेंट चेंजेस अगर हुए हैं, दिस इज CHOGM फॉलो अप द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई है? बारबाडोस, अक्टूबर 2025 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फोकसिंग ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द आइलैंड्स नेशन। ठीक है, जितने भी हमारे आइलैंड नेशन है उनके क्लाइमेट फाइनेंस को फोकस करना, बारबाडोस 2025 अक्टूबर में। दिस इज अ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस दैट हेल्ड। कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन दी मार्च 2025। अच्छा, अगर हम CDS की बात करें पर्टिकुलरली, और CAPF ऑल्सो आई सॉ दिस थिंग, कि ये लोग इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल और नेशनल डेज, जैसे आपका हो गया मतलब ओजोन डे हो गया, या फिर ऐसे कुछ भी वर्ल्ड पीस डे, ऐसे जितने भी डेज होते हैं, इनके डेट्स और थीम्स बहुत पूछते हैं। ठीक है, डेज और थीम्स पूछते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर लेक्चर इस पर डिवोट करेंगे कि हम सारे इंटरनेशनल और नेशनल डेज पढ़ रहे होंगे विद देयर मेजर थीम्स। तो इसके बारे में अभी जो हमारे पास टॉपिक है, दिस इज द कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया था मार्च 2025 में, जिसमें फोकस किया था विद द फोकस ऑन द यूथ लीडरशिप अक्रॉस द 56 नेशन। ठीक है, जितनी भी हमारी यूथ लीडरशिप अक्रॉस द 55 नेशन है, उस पर दे डिस्कस अबाउट ऑन दी कॉमनवेल्थ डे हैपेंड इन दी मार्च 2025। ठीक है, अब व्हाट आई टॉक अबाउट इज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, इस पे डिस्कशन करते हैं। वेट, अब हम ये देखेंगे जितने भी हमने ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी, उसमें इंडिया किन किन का परमानेंट मेंबर है? G20 मेंबर है, G20, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, ब्रिक्स और क्वाड। इनका तो वी आर शॉर्ट कि इंडिया इनका मेंबर है, लेकिन इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, IMF का और वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और इवन तो UN का भी, यूनाइटेड नेशन के भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। अब फाउंडिंग मेंबर होता क्या है? अब फाउंडिंग मेंबर इज अ नेशन that officially signed the foundational treaty और चार्टर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। मान लो जैसे कि UN ने कोई एक चार्टर बनाया है या कोई एक ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, मतलब ये A कंट्री और B कंट्री के बीच में कोई ट्रीटी साइन हुई है, तो एक विटनेस होता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ये लोग मौजूद थे और ये इनके साइन है, इनके सामने आपने ये ट्रीटी साइन करी है। या तो कोई UN कोई भी एक लॉ बनाने वाला है, या UN कोई भी चार्टर बनाने वाला है, या फिर ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लोग कोई चार्टर बनाने वाले हैं, कोई ट्रीटी बन रही है, तो इंडिया उस पर ऑफिशियली साइन करता है। इंडिया इज़ अ विटनेस, इंडिया के सामने चीज़ों पर साइन होता है, इसलिए इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ, जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबरशिप पे क्लेम कर सकते हैं। मान लो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक है, या UN के अंदर उसका सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसके P5 मेंबर हैं, जिसके अंदर इंडिया मेंबर नहीं है अगेन, तो उसके अंदर जो हमारी परमानेंट मेंबरशिप को क्लेम करने के जितने भी हमारी गाइडलाइंस होती हैं, वो एक फाउंडिंग मेंबर पूरी कंप्लीट कर चुका होता है और वो ऑफिशियली क्लेम कर सकता है, बार बार पोक कर सकता है UN को फॉर दी परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक रीसेंट कंट्री मैंने ऐड कर दी UN के अंदर, या फिर इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक रीसेंट कंट्री एडमिट हुई है, वो एकदम से जाके क्लेम नहीं करेगी, नहीं भाई अभी तो हम मेंबर हैं, अभी तो हम इलेक्टेड मेंबर है, या तो नॉन परमानेंट मेंबर है, मैं परमानेंट मेंबर बना दो, ऐसे नहीं होता है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सब उसके अंदर बढ़िया चल रहे, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और समथिंग, दोज आर फर्स्टली गेट इन टू द कैटेगरी ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, और फिर उस फाउंडिंग मेंबर
मेंबर कंट्री को हम बनाते हैं परमानेंट मेंबर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर इन द WTO, IMF, इनसाइड द UN, वर्ल्ड बैंक। और परमानेंट मेंबर किस किस का है हमारा? क्वाड, ब्रिक्स, संघाई कॉरपोरेशन और G20। ठीक है। लास्टली टॉपिक विच आई वॉन्ट टू डिस्कस कि डिफेंस मंत्रा आपका टेस्ट कराने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट ऑन द डिस्कस टॉपिक। ठीक है, जितने भी हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन द स्पेशली इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स। ठीक है, और वी डू हैव इंग्लिश का, वील सी, क्योंकि इंग्लिश में हमने सारी बेसिक चीज़ें कवर करी हैं अभी तक। तो हमने जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर लिए कवर, वी डिड इन द जोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स। तो हम इन सब का एक सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसके अंदर वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा सिलेबस होगा वो हमने जितनी भी 2 लेक्चर में मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करी हैं वो, और जितनी भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस करी हैं, चाहे वो उनकी थीम डिस्कस करी है हमने या फिर उनके एम, ऑब्जेक्टिव, उनके हेड क्वार्टर्स, मेंबर स्टेट डिस्कस करी है, उन सबका आपका टेस्ट होगा। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।